दोस्तों, आज मैं एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थ्रिल से भरी हुई ये एक डरावनी कहानी है जो तुम्हारे शरीर में झंझनाहट पैदा कर देगी। तुम सोच रहे होगी कि ऐसी क्या ही खास बात हो सकती है जिससे रोंगटे खड़ी हो जाए। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सोचो तुम अपने फैमिली के साथ शहर से दूर किसी जंगल के केबिन में छुट्टियां मना रहे हो। दूर दूर तक सन्नाटा और शांति, जहाँ परिंदों की चहचहाहट तक ना हो। वहाँ अचानक कुछ लोग आ जाए जो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर तुम्हारे घर में घुसे और कहे कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, पर वो चाहते हैं कि तुम अपने फैमिली के किसी मेंबर की हत्या कर दो, वो भी अपनी मर्जी से। तो क्या इस बात पर तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, पर उस सुनसान जंगल में जहाँ मदद का कोई साधन नहीं, वहाँ करे भी तो क्या? ये जानने के लिए आपको कहानी के आखिर तक बने रहना होगा। तो देर किस बात की, शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी एक गे कपल एरिक और एंड्रू की है। घर वाले उनके रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए सब कुछ छोड़कर उन्होंने एक अलग दुनिया बसा ली। वो संतान पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए परिवार को पूरा करने के लिए एरिक और एंड्रू ने एक छोटी सी बच्ची को गोद ली, जिसका नाम उन्होंने वेन रखा। दोनों वेन को खूब चाहते थे, खूब लाड प्यार से उसे पाल रहे थे। परिवार पूरा जो हो गया था, सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि वो छुट्टियां मनाने इस जंगल में नहीं आए थे। वेन अब 8 साल की हो गई है। उसे ग्रास हॉपर्स पकड़ना बहुत पसंद है। वो ग्रास हॉपर्स को पकड़ती है और उनसे बातें भी करती है। वो छुट्टियों का मजा ले रही है और साथ ही ग्रास हॉपर्स पर स्टडी भी कर रही है। तभी एक आवाज से उसका ध्यान सामने की ओर जाता है। दूर कोई शख्स खड़ा था। वो सामने से चलकर वेन के करीब आता है और अपना नाम लेनर्ड बताता है। उसकी लंबी चौड़ी पहलवान जैसी बॉडी देखकर वेन थोड़ी घबरा जाती है, पर लेनर्ड ये बोलकर उसे शांत करता है कि वो यहाँ नया है और उससे दोस्ती करना चाहता है। वो ग्रास हॉपर्स को पकड़ने में वेन की मदद भी करता है। लेनर्ड के फ्रेंडली व्यवहार से वेन कंफर्टेबल होकर उससे बातें करने लगती है। लेनर्ड बात करते करते बीच में कहीं और देखने लगता है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं ताकि वो अनजान से अच्छे दोस्त बन जाएं। वेन पूछती है कि वो यहाँ क्या करने आया है। लेनर्ड फिर से दूसरी ओर देखने लगता है और बताता है कि वो दोस्ती करने आया है वेन और उसके दोनों डैड से। लेनर्ड जिस ओर देख रहा था, वहीं से कुछ लोग हाथों में हथियार लेकर आते हुए नजर आए। वेन घबरा गई और उठकर केबिन की ओर भागी। पीछे से लेनर्ड चिल्लाता है कि डरने की जरूरत नहीं है। वेन जाए और अपने डैड्स को समझाए कि उन्हें अंदर आने से ना रोके, वरना लेनर्ड जबरदस्ती अंदर घुस आएगा। वेन भागकर अंदर जाती है। एंड्रू और एरिक को लेनर्ड के बारे में बताती है, मगर वेन इतनी घबराई हुई थी कि उन्हें कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एरिक के पूछने पर लेनर्ड अपना और अपने साथियों का परिचय देता है। लेनर्ड बताता है कि एक बहुत ही खास मकसद से वो यहाँ आया है और मिलना चाहता है। वो यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं और अकेले रहना चाहते हैं। ये बोलकर एरिक उन्हें टालने की कोशिश करता है, मगर लेनर्ड फिर से समझाने लगता है कि उसका मिलना क्यों जरूरी है। एंड्रू खिड़की से देख पाता है कि उनके पास खतरनाक हथियार हैं। उन्हें अंदर आने देना जोखिम भरा होगा। एंड्रू फोन करके पुलिस को बुलाने की धमकी देता है, जिस पर लेनर्ड की साथी एड्रियन कहती है कि वो पहले ही टेलीफोन की लाइन काट चुकी है। एंड्रू गुस्से से भड़क उठता है। वो तीखे शब्दों में उन्हें दफा हो जाने को कहता है। लेनर्ड फिर से एक बार समझाता है और जब वो नहीं मानते हैं, तब लेनर्ड दरवाजा तोड़ने पर आ जाता है। एंड्रू एरिक घर के सारे खिड़की दरवाजे एक एक करके लॉक करना शुरू कर देते हैं। वेन उनकी मदद करती है, पर खिड़की और दरवाजे कांच के होने के कारण रेडमंड आसानी से तोड़कर अंदर घुस आता है। रेडमंड और एंड्रू के बीच हाथापाई होती है। एंड्रू रेडमंड को बुरी तरह मारता है। वहीं सबरीना के हमले से एरिक बेहोश हो जाता है, जिस कारण उनके भागने से पहले ही लेनर्ड और एड्रियन भी घर के अंदर घुस आते हैं। अब एंड्रू और एरिक बंधक बन चुके हैं। तोड़फोड़ और एरिक को चोट लगी, इसके लिए लेनर्ड माफी मांगता है। एंड्रू उन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं। वो गे कपल है कहीं, इसलिए तो उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है। लेनर्ड कहता है कि तुम्हारे गे होने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेनर्ड अब घड़ी की ओर देखता है। समय हो गया है, यह कहकर अपने साथियों को करीब बुलाता है। एक एक कर सभी अपना परिचय देते हैं। सबसे पहले सबरीना आगे आती है। वो साउथ कैलिफोर्निया से है और पेशे से एक नर्स है। उसका कहना है कि यहाँ आकर एंड्रू और एरिक से बात करने के लिए उसने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स खर्च कर दी। सबरीना के बाद लेनर्ड आगे आता है। वो शिकागो से है। वो एक टीचर है
आफ्टर स्कूल प्रोग्राम चलाता है और साथ ही वो एक बारटेंडर भी है। तीसरी बारी रेडमंड की है। वो मैडफोर्ड मैसेच्यूसेट्स से है। एक गैस कंपनी के लिए काम करता है और उसका काम घरों में धमाका होने से रोकना है। वो जेल जा चुका है जवानी में हुई गलतियों के लिए, लेकिन अब वो सुधर गया है। आखिर में एड्रियन सामने आती है। वो एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में कुक है। उसे खाना पकाना और लोगों को खिलाना बहुत पसंद है। उसके पास 2 बिल्लियां भी हैं। एंड्रू और एरिक बस भौचक्के होकर उन्हें देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग अपने बारे में उन्हें पता क्यों रहे हैं। उनके बारे में जानकर आखिर होगा क्या। लेनर्ड अब असली मुद्दे का जिक्र करता है। लेनर्ड कहता है कि वो यहाँ दुनिया को बचाने के मकसद से आया है, जिसमें उसे एंड्रू, एरिक और वैन तीनों की मदद चाहिए होगी। लेनर्ड बात को थोड़ी और गंभीरता से समझाता है। उसे और उसके साथियों को एक दिव्य संदेश मिला है, यानी एक विजन कि जल्द ही प्रलय होगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। 7 बिलियन लोग जो धरती पर मौजूद हैं मारे जाएंगे, मगर ये सब रुक सकता है अगर एंड्रू, एरिक और वैन तीनों में से कोई भी एक कुर्बानी देने का फैसला ले ले, वो भी अपनी मर्जी से। तभी प्रलय रुकेगा और इंसानियत बचेगी। यही उस दिव्य संदेश यानी विजन की भविष्यवाणी है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन तीनों को छोड़कर सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। एरिक लेनर्ड को पागल समझता है। उसे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलकर इलाज कराने की राय देता है, क्योंकि उसकी बातों का कोई मतलब ही नहीं था। दुनिया का खत्म होना, विजन आना और एरिक के फैमिली में से किसी एक को कुर्बानी देना, ये सब नॉनसेंस था। लेनर्ड और उसके साथी प्रलय को रोकने के लिए ना खुद को मार सकते हैं, ना उन्हें मार सकते हैं। एंड्रू, एरिक और वैन तीनों में से किसी एक को ही एक कठोर फैसला लेना होगा। जो कुर्बानी के लिए राजी होगा उसे परिवार का दूसरा सदस्य मारेगा, तभी प्रलय को रोका जा सकता है। अब लेनर्ड जानना चाहता है क्या वो फैसला लेंगे। एंड्रू और एरिक को ये सब बस एक पागलपन लगता है। वो दोनों साफ मना कर देते हैं। लेनर्ड बताता है कि हर इनकार के बदले दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी। पहले तो शहर डूबेंगे, समुद्र उफान पर आएगा, आसमान को छुएगा, इमारतें और इंसानों को गहराई में ले जाएगा, और फिर एक जानलेवा प्लेग फैलेगी जिससे लोगों की धड़कनें थमने लगेगी। आसमान धरती से टकराएगा, आग की बारिश होगी और दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। इसके बाद चारों हथियार उठाते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। एरिक डर जाता है, कहीं वो उन्हें मार ना डाले। वो मिन्नतें करता है कि हमें मत मारो, छोड़ दो। एंड्रू भी किसी तरह छूटना चाहता है, पर जैसा कि लेनर्ड ने बताया था कि वो चाह कर भी उन्हें मार नहीं सकते। उन्हें यह फैसला खुद ही लेना होगा। तभी रेडमंड घुटनों के बल जमीन पर बैठता है। वो भी डरा हुआ था। चाहे जो भी हो जाए, अपनी नजरें मत हटाना, ये बोलकर रेडमंड अपने चेहरे को ढक लेता है। हर असफल प्रयास की कीमत उन चारों में से एक की मौत होगी। एंड्रू और एरिक ने फैसला नहीं लिया, इसलिए रेडमंड को मरना पड़ेगा। तभी शीशे में एक रोशनी झलकती है, जिसे देखकर एरिक की आंखें चौड़ी होने लगती है। इंसानियत का फैसला हो चुका है। इतना कहते ही तीनों धारदार हथियार से माथे पर हमला करते हैं और रेडमंड की वही मौत हो जाती है। रेडमंड की लाश को ठिकाने लगाकर लेनर्ड टीवी ऑन करता है। न्यूज से पता चल रहा था कि समुद्र की लहरें 50 फीट ऊंची हो रही थी और लोगों को निगल रही थी। जैसा कि लेनर्ड ने बताया था, समुद्र उफान पर आएगा, आसमान को छुएगा, इमारतें और इंसानों को गहराई में ले जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। रेडमंड के मरने के बाद अब एक दिन का वक्त मिलता है। लेनर्ड दरख्वास्त करता है कि इस बार वो कुर्बानी देने के बारे में विचार करे। एरिक को रह रहकर वो रोशनी दिखाई दे रही थी। उसके चोट की पट्टी करते हुए सबरीना कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो जानबूझकर नहीं कर रही है। वो तो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, पर विजन आने के बाद सब कुछ बदल गया। पहले तो उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर धीरे धीरे उसने इस सच्चाई को मान लिया। मगर एरिक के लिए इस सच्चाई को मानने का मतलब था अपने फैमिली में से किसी एक की कुर्बानी देना। एरिक सबरीना से कहता है कि चाहे जो हो जाए, वो अपने परिवार में से किसी को भी कुर्बानी देने नहीं देगा। इस बीच वेन बेसमेंट के रास्ते भाग निकलती है। वो थोड़ी ही दूर गई थी कि लेनर्ड उसकी खोज में निकलता है। वो पेड़ों के सहारे छुपकर लेनर्ड से बचना चाहती थी, पर लेनर्ड उसे धर लेता है। एंड्रू को कुछ वक्त पहले घटी एक घटना याद आती है। वो बॉस्टन के एक बार में था जब किसी ने उस पर हमला किया था। उसका नाम ओबेनन था। रेडमंड वही बंदा था। उसने अपना नाम झूठ बताया। एंड्रू और एरिक के गे होने के कारण सब उनसे नफरत करते हैं। हो ना हो इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है।
सबरीना, एड्रियन और लेनेट का उनके गे होने से कोई लेना देना ही नहीं है। लेनेट अपने स्टूडेंट्स की तस्वीर दिखाकर कहता है कि वो तो यहाँ बस इनके लिए आया है ताकि प्रलय को रोककर उनकी जान बचा सके। वैसे भी वो रेडमंड से कुछ ही वक्त पहले मिला है, वो भी विजन आने के बाद। फिर क्या फर्क पड़ता है उसका नाम रेडमंड ना हो कि ओबेनन हो। लेनेट एंड्रू और एरिक को आमने सामने करता है और दुनिया को बचाने के फैसले पर विचार करने की आग्रह करता है। रात बीतते ही अगली सुबह एड्रियन, लेनेट और सबरीना पहले की तरह ही उनके सामने खड़े होते हैं। उन्हें जल्दी फैसला लेना होगा, नहीं तो अगली बारी एड्रियन की होगी। एड्रियन कहती है कि उसका एक छोटा सा बेटा है, उसने कई बार विजन में अपने बेटे को मरते हुए देखा है। अगर एंड्रू और एरिक ने दुनिया को बचाने का फैसला नहीं लिया तो उसका बेटा भी मारा जाएगा। तभी एरिक समझाता है कि उन्हें भ्रम हुआ है, विजन्स झूठे हो सकते हैं। इसी बीच वैन आजाद होने के लिए चुपके से एरिक के हाथ में चाकू थमा देती है। इन सब में बहुत समय बीत गया था। फैसले के बारे में पूछने पर एंड्रू और एरिक अब भी अड़े हुए थे कि वो अपने परिवार की कुर्बानी नहीं देंगे। मतलब अब एड्रियन को मरना होगा। उसकी आंखों में आंसू थे। आज के बाद वो अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगी। ये दर्द एड्रियन की आंखों से झलक रहा था। वो रेडमंड की तरह ही घुटनों के बल बैठकर अपने चेहरे को ढक लेती है। एरिक आज़ाद होने के लिए छुरी से जल्दी जल्दी अपनी रस्सी को काटता है। एंड्रू भी लगभग अपने हाथ खोल ही चुका था। वो एड्रियन को रोकना चाहता था पर छूटने से पहले ही वार चल जाता है और रेडमंड की तरह एड्रियन की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। उनके दूसरी बार इनकार करने के कारण दुनिया फिर से प्रभावित हुई थी। सबरीना टीवी ऑन करती है और पता चलता है कि एक नए वायरस के फैलने से लाखों लोग मारे गए। धीरे धीरे अब एरिक के विचार बदल रहे थे। रेडमंड की मौत के वक्त आईने की रोशनी में उसने कुछ देखा था। ये बोलते ही एंड्रू कहता है कि सर पर चोट लगने की वजह से उसे वहम हुआ होगा। एरिक शांत हो जाता है, ये सोचकर कि शायद एंड्रू ठीक ही कह रहा होगा। इतने में ही वेन जोर जोर से चिल्लाकर लेनेट और सबरीना का ध्यान बटाने लगती है। एरिक अपनी रस्सी काट चुका था, वो भी लेनेट का ध्यान बटाने में लग जाता है। तभी एंड्रू रस्सी खोलकर अपनी गन लाने चुपके से कार के पास जाता है, मगर सबरीना उसे देख लेती है। पैर पर हमला करके घायल कर देती है ताकि एंड्रू भाग ना सके। चालाकी से एंड्रू सबरीना की आंखों में मिट्टी झोंककर उसे थोड़ी देर के लिए अंधा कर देता है। एंड्रू बिना समय गवाए कार में घुसता है और बुलेट्स लोड करना चालू कर देता है। अब सबरीना को दिखने लगा था। हथियार को कमर में गाड़कर एंड्रू को बाहर आने के लिए कहती है। बुलेट्स लोड हो चुके थे। उसके एक बार ही गोली चलाने से सबरीना थर्रा उठी थी। हथियार फेंक कर एंड्रू उसे पीछे हटने को कहता है, मगर सबरीना इतनी घबरा गई थी कि वो हथियार फेंक कर भाग जाती है। एंड्रू अंदर जाता है, अपना गन तान कर लेनेट को सरेंडर करने के लिए कहता है। लेनेट कहता है कि एक और कुर्बानी का वक्त हो गया है। क्या एंड्रू और एरिक फैसला लेंगे? एंड्रू पहले ही बहुत गुस्से में था। वो लेनेट का भेजा उड़ाना चाहता था। तभी भागते हुए सबरीना अंदर आती है। हड़बड़ाकर एंड्रू गोली चला देता है और सबरीना की भी मौत हो जाती है। लेनेट जब तक सबरीना की लाश को ठिकाने लगा रहा था, एंड्रू रेडमंड का पर्स चेक करता है। वो सही था, रेडमंड का नाम ओबेनन ही है। उसके लाइसेंस से पता चला। एंड्रू ने अनुमान लगाया कि ओबेनन ने पहले लेनेट फिर सबरीना और एड्रियन को हायर किया होगा ताकि उन्हें टॉर्चर कर सके। वो सब सुसाइड कल्ट का हिस्सा हैं और खुद को मारकर उन्हें बस ट्रॉमेटाइज करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब उनके गे होने से चिढ़ते हैं, उनसे नफरत करते हैं। लेनेट कहता है कि ये सब झूठ है, वो यहाँ प्रलय रोकने ही आया है। एंड्रू से अब ये पागलपन और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो लेनेट को बाथरूम में लॉक कर देता है, पर थोड़ी देर बाद कांच के टूटने की आवाज आती है। कहीं लेनेट खिड़की तोड़कर भाग तो नहीं गया। एंड्रू चेक करने के लिए बाथरूम को फिर से खोलता है। खिड़की बहुत छोटी थी, उसके पार जाना असंभव था। हो न हो लेनेट पर्दे के पीछे छुपा है। एंड्रू गोली चलाता है पर कोई हरकत नहीं होती है। एंड्रू पर्दे को हटाकर देखने जाता है तो लेनेट उसे दबोच लेता है। एरिक बचाने आता है तो लेनेट किसी मच्छर की तरह उसे झटक कर दूर फेंक देता है। गन अब लेनेट के पास थी। वो टीवी चलाने के लिए कहता है। सैकड़ों प्लेन्स क्रैश होने की खबरें आ रही थी। अचानक एरिक को लेनेट की कही हुई बात याद आ गई। आसमान धरती से टकराएगा, आग की भयानक बरसात होगी और दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। सबरीना जब से मरी थी तब से 700 प्लेन्स क्रैश हो चुके थे। लेनेट बताता है कि शायद उनके आने से पहले ही अंत की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने आने में देर कर दी। एंड्रू अब भी ये सब नहीं मानता है।
कोई आतंकवादी हमला भी तो हो सकता है। वो कहता है कि कोई प्लान हो सकता है उन दोनों के खिलाफ, लेकिन कैसे ये उसके समझ के भी बाहर है। एरिक शांत था, उसके विचार बदल रहे थे। पहली बार उसका मन लेनेट की बातों पर विश्वास करने को कह रहा था। एंड्रू कहता है कि एरिक लेनेट की बात से बहक रहा है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से निकलते हैं और सब कुछ एक बुरा सा सपना सोचकर भूल जाते हैं। जाने से पहले लेनेट आखिरी बार उनसे बाहर आने की रिक्वेस्ट करता है। वेन कुछ गलत देखकर घबरा न जाए, इसलिए एरिक उसे ट्री हाउस में जाकर वेट करने के लिए कहता है। लेनेट कहता है कि उसे बच्चों को सिखाना अच्छा लगता है क्योंकि वो आसानी से बात मान लेते हैं, इसलिए उनसे हमेशा सच कहना चाहिए। वो बताता है कि उसने चीखें सुनी थी, रूह कपा देने वाली चीखें। विजन जाने के बाद भी वो उसके कानों में गूंजती है। वो आखिरी बार पूछता है, क्या एरिक और एंड्रू दुनिया को बचाने का फैसला लेंगे? उनकी चुप्पी से लेनेट को उसका जवाब मिल जाता है। उसके जाने के बाद बहुत कम वक्त बचेगा। जो भी करना है एंड्रू और एरिक को जल्द ही करना होगा। इंसानियत का फैसला हो चुका है। ये बोलकर लेनेट छुरे से अपने गर्दन को चीर लेता है। उसकी मौत होते ही आसमान अंधकार से घिरने लगता है। एरिक के लिए अब सब कुछ साफ हो गया था। जो रोशनी दिखी वही विजन था। लेनेट सही था। वो और उसके साथी कयामत के 4 घोड़े थे। राह दिखाने के लिए उनका मरना तय था। उन्होंने चोट नहीं पहुंचाया, वो बस भविष्य को संवारने की राह दिखाने आए थे। एंड्रू कहता है कि उसे अब भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। वो एरिक से दरख्वास्त करता है कि एक बार यहाँ से निकल जाते हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। एरिक कहता है कि उसे विश्वास है क्योंकि वो भविष्य को देख पा रहा है। वेन बड़ी हो गई है, ऑफिस से निकलकर एंड्रू के साथ डिनर पर जा रही है। वो अपनी जिंदगी वैसे ही जी रही है जैसे वो जीना चाहती थी। उसे कोई प्यार करने वाला भी मिल गया है जिसे वो भी दिलो जान से चाहती है। अपनी जान खुद नहीं ले सकते, इसलिए एंड्रू एरिक से कहता है कि वो उसे गोली मार दे। मगर जो भविष्य एरिक ने देखा उसमें तो वो था ही नहीं। एंड्रू को करना पड़ा। दुनिया को बचाने के लिए उसे अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ी। एरिक की लाश जमीन पर पड़ी थी और एंड्रू उसकी छाती से लगकर रोए जा रहा था। एंड्रू की उदासी देखकर वेन समझ जाती है कि एरिक नहीं रहा। जंगल का वो घर बिजली के अंगारों से दहक उठा और सब कुछ राख बन गया। एंड्रू को लेनेट की गाड़ी मिलती है। उसमें बैठकर दोनों पास के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। बताया जा रहा था कि खतरा टल चुका है। प्लेन्स सेफली लैंड हो रहे थे। सुनामी और भूकंप के झटके सब रुक चुके हैं। एंड्रू को गाड़ी में सबरीना की आईडी, लेनेट का सामान, एड्रियन और उसके बेटे की फोटो मिलती है। एंड्रू की आंखों पर पड़ा पर्दा हट चुका था। उसे अब सच्चाई साफ दिख रही थी। लेनेट और उसके साथी सच्चे थे। एरिक सही था। अब उसने भी मान लिया था। ये एक्सप्लेन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे और भी बेहतरीन एक्सप्लेन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।